वाई डिड आई फेल इन RRB PO एग्जामिनेशन? मैं क्यों फेल हुई, मैं कैसे फेल हुई? हाँ, आप टाइटल सही देख रहे हो। आज या कल मैं बोलूँ RRB PO का नोटिफिकेशन, कल विंडो नोटिफिकेशन आया था और आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और सुबह से हम लोग लगे पड़े हैं कि देख लें कितनी वैकेंसीज आई हैं, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। और बहुत सारे लोग सक्सेस स्टोरीज देखने में बिजी हैं यार, बंदे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर कैसे लिया, है ना? सही बोल रही हो ना? तो यहाँ पे एक प्रिपरेशन का जो एनवायरमेंट बना हुआ है ना, उस एनवायरमेंट से थोड़ा सा आपको अलग लेकर जाना चाहूंगी मैं, कि जो सक्सेस आप देख रहे हो ना, उसका एक दूसरा पहलू भी होता है, उसको भी हमें देख लेना चाहिए, एंड दैट इज फेलियर। सक्सेस स्टोरीज जो होती है ना, उसमें 60 to 70% काम जो होता है ना किसी भी पर्सन का, वो सेम होता है। मतलब वो बताएंगे मैंने यहाँ से ये चीज की, ऐसे करी, इतनी पजल लगाई, इतनी ये लगाई, तो आपको लगेगा सबकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कॉमन कॉमननेस है सबके अंदर। हर किसी का अलग जॉनर भी होता है, बट किसी की बहुत सारी कॉमननेस भी होती है। अब फेलियर स्टोरी सबकी अलग होती है। जितने बच्चे भी फेल होते हैं ना, वो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे कि आपको क्या नहीं करना है, राइट? क्योंकि वो ठोकर खा चुके होते हैं। तो आज मैं भी आपको वही बताऊंगी कि मैंने जहाँ पे ठोकर गई वहां पे आपको नहीं खानी। हालांकि ये जो एग्जामिनेशन दिया था, ये मेरा पहला एग्जाम था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और ये मेरा क्लियर नहीं हुआ था। ये क्लियर नहीं हुआ, बट बाय गॉड्स ग्रेस SBI PO और LIC EEO मैंने 2019 में क्लियर किया। तो कुछ ना सही तो कुछ हुआ तो सही, तो वो मैटर करता है। एंड जैसे आप टाइटल देख रहे हो, तो आज मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो गलतियां मैंने करी और वो गलतियां आपको नहीं करनी है, ताकि आपका जो सक्सेस का टाइम स्पैन है थोड़ा सा कम हो जाए, और जितनी भी गलतियां आप करने वाले हो वो आप ना करो। और ये ऐसी गलतियां हैं जो हम सब करते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं, फोकस डाल देते हैं प्रिपरेशन पे, है ना? उससे बहुत अलग है। पहला पॉइंट जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। पहला पॉइंट आप सोच रहे होगे प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजीज, रिसोर्सेज, नहीं। प्रिपरेशन करते हुए मुझे कुछ टाइम हो गया था, थोड़ा टाइम हुआ था, तो मुझे प्रिपरेशन के बारे में पता था कुछ कुछ, एंड रिसोर्सेज भी पता थे कि यहाँ से करने हैं। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, दैट इज टेस्ट एंग्जाइटी। अब वो टेस्ट एंग्जाइटी को मैं कैसे इलैबोरेट करना चाहूंगी? मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं ना। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग मॉक टेस्ट देने वाले होते हैं, तो पहला मॉक टेस्ट में बहुत ही गंदे नंबर आते हैं, और वो पहला मॉक टेस्ट हमारे दिमाग पे ऐसी छाप छोड़ जाता है कि अब तो देने ही नहीं है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने जैसे ही पहला मॉक टेस्ट दिया तो मुझे बहुत डर लग गया कि यार ये तो गलत जा रहा है, मुझसे तो नहीं होगा, एग्जाम भी मेरा फेल हो जाएगा। और वहां से मुझे एंग्जाइटी शुरू हो गई, और जब भी मैं क्विज लगाती थी या मॉक टेस्ट देती थी तो मेरे को इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती थी कि वो मॉक टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता था, और जिसकी वजह से मेरे एग्जाम में भी यही इफेक्ट पड़ा कि मेरा एग्जाम भी अच्छा नहीं गया, क्योंकि वो टेस्ट की एंग्जाइटी थी। क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि कुछ टाइम हुआ था, इस वजह से वो सब चीजें मिक्सअप हो गई और एंग्जाइटी की वजह से मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ। ये आप लोग भी गलती करोगे, लेकिन नहीं करनी है। अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आप अपनी वीकनेस निकालो ना, उसको सुधारने की कोशिश करो। आप प्रॉब्लम से भागते हो, भागना नहीं है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। दूसरी चीज वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। दूसरी चीज है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस। अब क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी कि पेपर आ गया है और मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैं कैसे करूंगी, बहुत लोग लगे पड़े हैं इस भीड़ में कि पेपर को पास करना है, और मैं तो बड़ी एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी है ना, अभी अभी आई हूँ, मैं कैसे क्लियर कर लूंगी। तो मैं क्या करती थी ना, बहुत ज्यादा हबड़ दोबड़ में क्वेश्चंस करने, मैंने पजल उठा लेनी और एक दो लाइन बीच में से खा जानी और पजल मेरी क्या की क्या बन जानी। तो वो चीजें मैं करती थी जिसकी वजह से क्वेश्चंस को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, इस वजह से मुझे क्वेश्चंस को टैकल नहीं करना आता था कि उनको कम टाइम ऑफ स्पैन में मुझे पढ़ना किस तरीके से है, राइट? तो वो रीडिंग प्रॉब्लम मुझे हुई क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो वो रीडिंग प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगला पॉइंट देखो, केयरलेस मिस्टेक्स। डेली बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हो, बहुत सारी कैलकुलेशंस में प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, सबसे होता है। और ये डेली रूटीन में होता है, राइट? टेबल इधर के उधर हो जाते हैं, स्क्वायर क्यूब इधर के उधर हो जाते हैं। तो ये चीजें घर पे कर लो, जितनी प्रैक्टिस करनी है घर पे कर लो, लेकिन टेस्ट के टाइम पे, जो एग्जाम होगा उसके टाइम पे मत करना, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, इस वजह से मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैंने नहीं किया, बहुत अच्छे से नहीं किया जितना अच्छे से करना चाहिए था, इस वजह से बहुत एक केओस क्रिएट हो गया था और उस वजह से मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ था। तो ये केयरलेस मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। पजल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीआई को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी लाइन खानी नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से इंटरप्रेट करना है, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है।
ठीक है, अब लास्ट जो आप सोच रहे हो वही है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब देखो प्रिपरेशन शुरू करी थी मैंने, एंड हमारे घर में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं ना, आ जाते हैं बोलने के लिए। तो वही चीज़ हुई थी यार, रिश्तेदार आते थे, ये फलाना लड़का इतने साल से लगा हुआ है, फलानी लड़की इतने साल से लगी हुई है, तेरा कैसे हो जाएगा, उसका तो नहीं हो रहा, 4 साल लग गए हैं, 3 साल लग गए हैं, तू छोड़ दे प्रिपरेशन, सबको बोलते थे। और इस वजह से माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता था कि यार अच्छा उसका 4 साल से नहीं हुआ तो मेरा इस साल कैसे हो जाएगा, है ना, आपके घर में भी होता होगा। और ये जो ओपिनियंस होते हैं ना लोगों के, एक बार नहीं आते, 2 बार नहीं आते, रोज रोज आते हैं। या तो वो फोन करेंगे या तो वो खुद घर पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको सक्सीड होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। और यही एनवायरमेंट मेरे अराउंड क्रिएट हुआ, एक नेगेटिव एनवायरमेंट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस इंपैक्ट हुई, जिसकी वजह से मैंने प्रीवियस गलतियां करी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। पेरेंट्स को भी बोलते थे, लेकिन वही बात है ना, पेरेंट्स भी कितने एक्सटेंट तक सुनेंगे। घर में वो एक माहौल क्रिएट हो जाता है ना कि लड़की हो, घर पे बैठो, शादी करेंगे, है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन मुझे बाद में जब मुझे फेलियर लगा आरआरबी पीओ का, फिर मुझे समझ में आ गई यार इन्होंने तो बोलना ही है, तुम अपना काम करो, जब सक्सेस आएगी ना तो यही लोग पूछने आएंगे हमारा बेटा तैयारी कर रहा है, तुम इसको बताओ क्लियर कैसे करना है। और यही चीज़ होती भी है बाद में। तो ये चीज़ें आपको एक अपने अराउंड एक शील्ड बना लो यार, पॉजिटिविटी की शील्ड बना लो, कि कोई भी नेगेटिव इंसान आपके पास आ रहा है ना, उसको आप बोल दो शट अप, इग्नोर करो उसको, बोलो गो अवे, मुझे नहीं तुमसे बात करनी है। बी क्लियर, बी फ्रैंक, मुंह पे रहो यार, किसी से पूछ करके हमें करना क्या, राइट। पेपर हमें क्लियर करना है, सक्सेस हमें लेनी है, माँ बाप को हमें प्राउड करना है। वो 2 बंदे अभी बोल के जाएंगे, दोबारा वापस आएंगे तुमसे स्ट्रैटेजी मांगने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें मैंने गलतियां करी थी। आई होप आपको आज के सेशन से कुछ अच्छे पॉइंटर्स मिले होंगे जो आपको अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करने हैं। जब भी स्ट्रैटेजाइज करो, जब भी चैनलाइज करो, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना कि ये टिक 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 ये हमें नहीं करने, और ये टिक 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 ये हमें करने, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था, शॉर्ट एंड स्वीट सेशन। आई होप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। और भी आने वाले बहुत सारे सेशंस हैं, उनमें बने रहना, एंड स्टे ट्यून्ड अगले सेशन तक। टिल देन, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप योर पेरेंट्स, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।